नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एस्पिरेट जून 2025 के लिए जीके का पार्ट 48 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 48 का जो पहला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो अगर बात की जाए लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड की, तो वो कौन सा है? सहारा रेगिस्तान, सहारा डेजर्ट। ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगर बात करें सहारा मरुस्थल की, तो सहारा मरुस्थल जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। इस बात को आपने याद रखना है। अब क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन एक बार पूछा था कि विश्व के किस महाद्वीप में स्थित है। तो अगर सहारा रेगिस्तान की बात करें तो ये अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में स्थित है। और इसकी जो सीमा है वो कितने देशों के साथ छूती है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और इसकी सीमा 11 देशों के साथ। कितने देशों के साथ? इस बात को आपने याद रखना, 11 देशों के साथ छूती है। अब ऑप्शन में यहाँ पर गोबी मरुस्थल भी दिया गया। आपको गोबी मरुस्थल के बारे में भी पता होना चाहिए। अगर गोबी मरुस्थल की बात करें तो गोबी मरुस्थल जो है वो चीन और मंगोलिया, दो देशों में, याद रखना है, चीन और मंगोलिया दोनों देशों में पड़ता है गोबी डेजर्ट। अगर गोबी डेजर्ट की बात करें ये कैसा मरुस्थल है? तो ये ठंडा मरुस्थल है, कोल्ड डेजर्ट है। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि दो कुब्बड़ वाले बैक्टीरियन ऊँट किस मरुस्थल में पाए जाते हैं। तो दो कुब्बड़ वाले बैक्टीरियन ऊँट जो है वो गोबी मरुस्थल में ही पाए जाते हैं, जो कि चीन और मंगोलिया दोनों देशों के भागों में, विस्तृत भागों में फैला हुआ है। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए अगर आप भी एसपी टेट की तैयारी कर रहे हो और हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो जुड़िए मात्र और मात्र 499 रुपये में। हम दे रहे हैं आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड। अगर आप हमारी क्लास को लाइव नहीं देख सकते तो सेम क्लासेस को और पिछली जितनी भी क्लासेस हमारे बैच की हुई है उनको रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। और साथ में आपको मिलने वाले फ्री हैंड रिटन नोट्स। अगर आप हमारे बैच को जो है वो ज्वाइन कर दें तो फ्री हैंड रिटन नोट्स आपको मिलने वाले, जिससे हज़ारों बच्चे अपने टेट परीक्षाओं को इससे पहले भी पास कर चुके हैं। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो 7876145409, आप इस नंबर पे जो है वो हमसे जुड़ सकते हैं। क्योंकि अब आपको तैयारी करनी शुरू करनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए अब काफ़ी कम समय जो है वो बच चुका है। अगर बात करते हैं यहाँ पर कालाहारी मरुस्थल या कालाहारी रेगिस्तान की बात की गई है। ये भी अफ्रीका महाद्वीप के कहाँ पर स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप के बोत्सवाना। कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप के बोत्सवाना में स्थित है। और अगर इसकी बात करें कालाहारी मरुस्थल की, तो ये किस प्रकार का मरुस्थल है? तो ये एक गर्म मरुस्थल है। अच्छा, ऑप्शन में थार मरुस्थल दिया है। थार मरुस्थल कहाँ पर है? तो क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो भारत का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो थार मरुस्थल है। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो थार मरुस्थल है वो उसका एरिया कहाँ कहाँ पर फैला है। तो थार मरुस्थल जो है वो पाकिस्तान और भारत दोनों देशों में, पाकिस्तान में भी है और भारत में भी, दोनों देशों में जो है वो थार मरुस्थल आता है। इस बात को आपने याद रखना है। और ये पूरे दक्षिण एशिया का, जो एशिया का जो दक्षिण पार्ट है उसका भी सबसे बड़ा रेगिस्तान है। इस बात को आपने याद रखना है। और क्वेश्चन पूछने वाले ने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि थार मरुस्थल को पाकिस्तान में क्या कहता है। तो थार मरुस्थल को पाकिस्तान में चोलिस्तान भी कहा जाता है। तो इस बात को आपने याद रखना है। ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर मैं रेगिस्तानों की बात करता हूँ तो अगर क्वेश्चन पूछा गया था कि दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा है, शुष्क मरुस्थल कौन सा है, तो दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल की अगर बात की जाए तो वो अटाकामा रेगिस्तान है। इस बात को आपने याद रखना। देखिए अटाकामा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो ये कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका के एक देश चिली में। कहाँ पर है? चिली में स्थित है। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ पर एक भी रेगिस्तान नहीं है। तो है यूरोप महाद्वीप। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सौर परिवार का कौन सा ग्रह सूर्य के सर्वाधिक निकट है। देखिए विच प्लेनेट इज द क्लोजेस्ट टू द सन। तो सूर्य के सबसे नज़दीक जो ग्रह है, सबसे निकट जो है वो आपका बुध, मरकरी। देखिए बुध जो ग्रह है वो सूर्य के क्या है? सबसे नज़दीक है। इस बात को आपने याद रखना। और ये सबसे छोटा ग्रह भी है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। अब ये भी क्वेश्चन आपको आ गया। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो बुध ग्रह है वो सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है। तो बुध ग्रह सूर्य की जो परिक्रमा है वो 88 दिनों में करता है, 88 डेज में करता है। और ये ऐसा ग्रह है जो कि सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय लगाता है। कितने दिन? मात्र और मात्र 88 दिन लगाता है। इस बात को आपने याद रखना है। अब ऑप्शन में यहाँ पर पृथ्वी दिया है। अगर मैं पृथ्वी की बात करता हूँ तो पृथ्वी को नीला ग्रह क्या कहा जाता है? पृथ्वी को जो है वो नीला ग्रह कहा जाता है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री, कितनी डिग्री भैया? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी पर
अधिकतर जो है वो पानी की उपस्थिति है, इसीलिए ये नीली दिखाई देती है और इसीलिए उसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। इस बात को आपने याद रखना। और दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि पृथ्वी जो है वो अपने ही अक्ष पर घूमने में कितना समय लगाता है। तो पृथ्वी का जो परिक्रमण, तो पृथ्वी अपने ही अक्ष पे जो घूमने में जो समय लगाती है वो लगाती है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। याद रखना, बहुत बार एग्जैक्ट पूछा गया है। 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड जो है पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमने में लगाती है। अब ऑप्शन में यहाँ पर जुपिटर भी दिया है। अगर जुपिटर की बात करते हैं तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है साइज वाइज वो कौन सा है, वो है आपका जुपिटर। अगर जुपिटर की बात करें तो इस ग्रह की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो अगर बृहस्पति ग्रह की बात करें तो इस ग्रह की खोज 1610 में गैलीलियो गैलीली के द्वारा की गई थी। और किससे की गई थी, दूरबीन से की गई थी। अच्छा, ये भी आपको पता चल गया। एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि जो जुपिटर है इसका जो उपग्रह है, इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। तो जुपिटर का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड। और यही गैनीमेड जो है बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, स्टामा कर लो स्टूडेंट्स, कि जो गैनीमेड है ये पूरे सोलर सिस्टम का भी सबसे बड़ा प्लेनेट है। इस बात को आपने सबसे बड़ा सैटेलाइट है, इस बात को आपने याद रखना है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। और गैनीमेड किसका उपग्रह है, तो याद रखेंगे बृहस्पति का उपग्रह है गैनीमेड। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि जो आपका सैटर्न है, शनि ग्रह है, ये कैसा ग्रह है। तो अगर शनि ग्रह की बात करें तो ये आकार में दूसरा सबसे बड़ा, और अगर आकार में सबसे बड़े की बात करें तो वो जुपिटर है। और दूसरा सबसे बड़ा जो है वो कौन है, सैटर्न है। इस बात को आपने याद रखना है, जिसको आप शनि ग्रह कहते हैं। अगर शनि ग्रह की बात करें तो इसकी विशेषता यह है कि इस ग्रह के जो सरफेस, इस ग्रह का जो तल है, इसके नीचे जो है वो क्या पाया जाता है, रिंग्स पाए जाते हैं। 7 रिंग्स, 7 वलय पाए जाते हैं। इस बात को आपने याद रखना है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि शनि ग्रह के सबसे बड़े उपग्रह का नाम क्या है। तो शनि ग्रह के उपग्रह का नाम है टाइटन। तो टाइटन किसका उपग्रह है, तो टाइटन जो है वो शनि का उपग्रह है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि जो बुध है इसका भी कोई उपग्रह है मरकरी का। तो मरकरी का कोई भी अपनी सैटेलाइट नहीं है। तो याद रखना, बुध और शुक्र अगर ऑप्शन में होगा तो इनके अपने कोई भी उपग्रह नहीं है। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट एकमात्र है, उसका नाम क्या है। तो अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है वो एक ही है, जिसका नाम है चंद्रमा। और चंद्रमा को जो है वो बहुत बार रात की रानी, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि रात की रानी किसको कहा जाता है। तो चंद्रमा को जो है वो रात की रानी भी कहा जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि छुआछूत की समाप्ति संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा दी गई है। तो छुआछूत की जो समाप्ति है, राइट विच आर्टिकल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन अनटचेबिलिटी, तो ये है आपका आर्टिकल नंबर 17। इस बात को आपने याद रखना है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया था और ये मौलिक अधिकारों में भी कहाँ पर बताया गया है, स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में बताया गया है, जिनकी बात समानता के मौलिक अधिकार में 14 से लेकर 18। तो अनुच्छेद नंबर 14 से 18 समानता के मौलिक अधिकार, और उसी में जो है वो बात की गई है किसकी, छुआछूत की समाप्ति की। और ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कृपया अगर आप ये क्वेश्चन बहुत ही डिटेल से याद रखें ताकि ये पेपर में आपको 1 नंबर दिलाए। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि नौकरी में समानता, तो नौकरी में समानता की जो बात है कि सभी को समान अवसर दिए जाएंगे, तो अवसर की जो समानता है वो आर्टिकल नंबर 16 में बताई गई है। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए, बहुत बार पूछा गया है कि आर्टिकल नंबर 18 में क्या है। टेट में अब ऐसे परीक्षा में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आर्टिकल नंबर अगर 18 की बात करें तो इसमें बात की गई है उपाधियों के अंत की। तो उपाधियों का जो अंत है वो किस में बात की गई है, तो आर्टिकल नंबर 18 में उपाधियों उपाधियों के अंत की बात करता है। उसी प्रकार अगर मैं बात करूँ 21 तो नहीं इंपॉर्टेंट है, 21 का ए इंपॉर्टेंट है। तो 21 का जो ए है उसमें बोला गया है कि जो 6 से जो 14 साल के बच्चे होंगे उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। और ये 21 का जो ए जोड़ा गया था भारतीय संविधान में, वो जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन, क्योंकि मैं पिछली वीडियो में भी आपको ये बता चुका हूँ 2002 के तहत। तो 86 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उसी के तहत भारतीय संविधान में 21 का जो ए है उसको जोड़ा गया था। अच्छा, आर्टिकल नंबर 20 में क्या होगा, तो आर्टिकल नंबर 20 में जो है वो अपराध दोष सिद्धि के संबंध में, अगर अपराधी ने दोष किया है तो भी उसको दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण मिल सकता है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल की कुछ बात करता हूँ, जैसे कि आपका आर्टिकल नंबर 32। आर्टिकल नंबर 32 में क्या दिया गया, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों के जो अधिकार है वो आर्टिकल नंबर 32, जिसको राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ भी कहा जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। बहुत बार पूछा जाता है आर्टिकल नंबर 40। तो आर्टिकल नंबर 40 में बात की गई है ग्राम पंचायतों के गठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम पंचायत।
अगला आर्टिकल है हमारा आर्टिकल नंबर 44। आर्टिकल नंबर 44 में समान नागरिक संहिता की बात की गई है, इस बात को आपने याद रखना। अच्छा, बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा, तो अनिवार्य शिक्षा की बात आर्टिकल नंबर 45 में की गई है। पर्यावरण के संरक्षण की अगर बात करूं तो पर्यावरण का जो संरक्षण होगा तो उसके बारे में 48 का है, और ये बहुत बार पूछा गया है, थोड़ा स्टार्मक कर ले इस क्वेश्चन को भी। सारे के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैं बता रहा हूं। तो 48 के ए में जो है वो पर्यावरण के संरक्षण की बात की गई है, और 51 के ए में जो है वो मौलिक कर्तव्य। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो 42वां संविधान संशोधन मैं आपको बता चुका हूँ 1976 में हुआ था, इसी के तहत जो है वो क्या है, आप सभी जानते हैं कि मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है उस पर जो महाभियोग की जो प्रक्रिया लगाई जाती है वो किस आर्टिकल के तहत लगाई जाती है। तो इम्पीचमेंट जो लगाया जाता है राष्ट्रपति पर वो अनुच्छेद नंबर 61 के तहत लगाया जाता है, इस बात को आपने याद रखना है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो वित्त आयोग है, तो वित्त आयोग की बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है। तो वित्त आयोग की जो बात है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 280 में की गई है। भारत के महान्यायवादी की बात आर्टिकल नंबर 76 में की गई है। भारत का जो कैग होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है, उसकी जो बात है वो किस में की गई है, सीजीआई नहीं, आपका जो कैग होता है उसकी जो बात है वो अनुच्छेद नंबर 148 में की गई है। और अगर बात करें आपके यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग तो उसकी बात 315, और निर्वाचन आयोग जो आपका इलेक्शन कमीशन है इसकी बात अनुच्छेद नंबर 324 में की गई है। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो टेट परीक्षाओं में उठ सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो अगर विश्व के सबसे छोटे महाद्वीप की बात करें तो वो आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इस बात को आपने याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप के साथ ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है, इस बात को आप याद रखेंगे। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो इसको प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। तो विश्व का ऐसा कौन सा देश है जिसको प्यासी भूमि का देश कहते हैं, तो वो ऑस्ट्रेलिया को ही कहते हैं, इस बात को भी आपने याद रखना है। अगर सबसे बड़े महाद्वीप की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। देखिए यहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अगर एशिया की बात करें, ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, और अगर बात करें इसकी क्षेत्रफल की तो कुल विश्व के पृथ्वी के क्षेत्रफल का 30% भाग अकेले कवर करता है। तो एशिया जो है वो, ऐसा क्वेश्चन भी आया थी, ऐसा विश्व का कौन सा महाद्वीप है जो कि पूरे विश्व का 30% अकेले कवर कर देता है, तो वो एशिया करता है। और ये पूरे विश्व का सबसे ज़्यादा आबादी वाला महाद्वीप भी है और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला भी है। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा गया था कि एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यांगसी नदी। यांगसी जो नदी है वो क्या है आपकी, जो है वो ये क्या है, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। और अगर मैं बात करता हूँ एशिया महाद्वीप के सबसे ऊंचे पर्वत की तो वो है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है वो क्या है, पूरे एशिया महाद्वीप और पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8848.86 मीटर है, इस बात को आपने याद रखना है। ठीक है, ये भी बहुत बार परीक्षा में पूछी जाती है। फिर क्वेश्चन आता है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप। अगर आपको पहला पता है, क्योंकि पहला तो सबको ही आता है, दूसरा किस किस को आता है, तो दूसरा जो है सबसे बड़ा वो कौन सा है, अफ्रीका है। और अगर बात करें अफ्रीका महाद्वीप की तो ये एकमात्र महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती है, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत। तो तीनों बातें आपको याद रखनी कि कर्क, मकर और विषुवत रेखा किस महाद्वीप से गुजरती है, तो याद रखना ये अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप का जो सबसे बड़ा देश है वो है अल्जारिया। कौन सा है, अल्जारिया। अल्जारिया जो है वो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। और सबसे छोटा देश अफ्रीका महाद्वीप का कौन सा है, सेशेल्स। क्योंकि टेट परीक्षाओं में इतने अंदर जाके तो क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं। अब क्वेश्चन पूछा गया था कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो है माउंट किलिमंजारो। कौन सा है, माउंट किलिमंजारो। तो ये याद रखना है, माउंट किलिमंजारो क्या है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। और सबसे लंबी नदी जो है वो अफ्रीका महाद्वीप की वो नील नदी है। अगर नील नदी की बात करें तो ये विश्व की सबसे लंबी नदी है, जिसका उद्गम विक्टोरिया झील से होता है, इस बात को आपने याद रखना है। अगर बात करें विश्व के तीसरे सबसे बड़े महाद्वीप की तो है आपका उत्तरी अमेरिका। और अगर बात करें विश्व के चौथे सबसे बड़े महाद्वीप की तो है दक्षिण अमेरिका। बहुत बार पूछा गया था टेट परीक्षाओं में, दक्षिण अमेरिका से बहुत क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि दक्षिण अमेरिका जो है वो ये विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसका सबसे बड़ा जो देश है वो ब्राज़ील है। कौन सा है, ब्राज़ील। और एक बार क्वेश्चन पूछा गया था टेट परीक्षाओं में अभी 2 साल पहले कि जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो है माउंट एकांगुआ। कौन सी है, माउंट एकांगुआ। देखिए अगर बात करें विश्व के सबसे 5वें सबसे बड़ा तो वो अंटार्कटिका है। और अगर छठा सबसे बड़े की मैं बात करूँ तो वो आपका कौन सा है,
यूरोप, ये भी आपको याद रखना है। और सातवां जो सबसे बड़ा है वो कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। इस बात को भी आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो महाद्वीप से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको आएंगे तो आप ज़रूर यहाँ पे जो है वो गलती नहीं करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको सारे के सारे बता चुका हूँ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यांगत्से नदी किस देश में बहती है। तो अब तो आपको पता ही चल गया होगा कि महाद्वीप कौन सा था, एशिया। अगर यांगत्से नदी की बात करते हैं तो ये चाइना में बहती है। और अगर बात करें यांगत्से नदी की तो इसको ये कहाँ से निकलती है, तो यांगत्से नदी तिब्बत के पठार से निकलती है, इस बात को आपने याद रखना है। और तिब्बत के पठार से इसका ओरिजिन होता है और गिरती कहाँ पर है, चीन सागर में गिरती है। ये एशिया की क्या है, सबसे लंबी नदी है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। चाइना की सबसे लंबी होने के साथ साथ ये एशिया की भी सबसे लंबी है। अच्छा, आप बोलेंगे कितनी लंबी है, तो याद रखना ये 6300 किलोमीटर लंबी है। बहुत बार इसकी लंबाई परीक्षाओं में पूछी गई है, तो इस बात को आपने याद रखना। यांगत्से नदी की बात करें तो इसको चीन में जो है वो क्या कहा जाता है, तो चीन में इस नदी को चांगजियांग नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो चांगजियांग जो है वो यांगत्से नदी को कहा जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए, अगर मैं विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करता हूँ तो वो कौन सी नदी है, तो वो है आपकी नील नदी। अगर बात की जाए भारत की सबसे लंबी नदी की, तो भारत की सबसे लंबी नदी है आपकी गंगा। अगर गंगा की मैं बात करता हूँ, ये भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई 25 किलोमीटर है। अगर गंगा की बात करें तो एक है अलकनंदा और एक है भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग, कौन सा स्थान है, देवप्रयाग। तो अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग नामक स्थान में आपस में मिलती है और कौन सी नदी बनाती है, यांगत्से नदी बनाती है। याद रखना है, देवप्रयाग नामक स्थान पे कौन सी नदी बनाती है, गंगा नदी बनाती है। इस बात को आपने याद रखना है। और गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक है वो कौन सी है, यमुना। यमुना जो है वो क्या है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो एशिया की भी, विश्व की भी और भारत की आपको तीनों की तीनों सबसे लंबी नदियाँ पता होनी चाहिए। और साथ में अगर हम हिमाचल से आते हैं तो हमको हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी भी पता होनी चाहिए। हिमाचल की सबसे लंबी नदी है सतलुज। सतलुज की लंबाई जो है वो कितनी है, तो सतलुज की लंबाई 320 किलोमीटर है। इस बात को भी आपने याद रखना है। और सतलुज नदी कहाँ से निकलती है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो मानसरोवर झील के राकेश ताल से ये नदी निकलती है और ये हिमाचल में जो है वो शिपकी दर्रे किन्नौर से एंटर करती है। इस बात को भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि इंदिरा बिंदु भारत के किस भाग में स्थित है। देखिए, अगर इंदिरा पॉइंट की बात करें तो ये भारत के कौन से पॉइंट में स्थित है, ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा गया था। तो ये भारत के जो है वो दक्षिणी भाग में स्थित है। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए, अगर आप भारत की स्थिति की बात करें तो भारत के आपका उत्तरी भाग का बिंदु पता होना चाहिए, दक्षिणी भाग का भी पता होना चाहिए और आपको पूर्वी भी और पश्चिमी भी, आपको चारों पता होने चाहिए। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ भारत के दक्षिणी भाग की, तो दक्षिणी भाग में है भारत के इंदिरा पॉइंट। बहुत बार मैं अपने स्टूडेंट को भी बताता हूँ पीरियड्स में इंदिरा पॉइंट। अगर बात करें उत्तरी बिंदु की, तो उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल। कौन सा है, इंदिरा कॉल। कौन सा, इंदिरा कॉल। और अगर बात करें भाई आपका पश्चिमी बिंदु की, तो है सर क्रीक, इसको गोहार मोती भी कहा जाता है। और अगला जो इसका अगर मैं बात करूं इसका पश्चिमी बिंदु, वो है किबिथु या इसको वलांगू भी कहते हैं। तो आपने याद रखना है कि इसका जो उत्तरी बिंदु है उसका नाम इंदिरा कॉल है, दक्षिणी बिंदु का नाम इंदिरा पॉइंट है। तो याद रखना, कॉल इंदिरा जी को उत्तर से करी थी और पॉइंट कहाँ पर है, उनका दक्षिण में है। ठीक है, सर क्रीक या गोहार मोती बिंदु कहाँ पर है, पूर्वी बिंदु है। और किबिथु या वलांगू ये कहाँ पर है, ये इसका पूर्वी बिंदु है। पश्चिमतम बिंदु कौन सा, सर क्रीक या गोहार मोती, ये आपका कौन सा है। आपको पहले तो ये पता होना चाहिए उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम और ये पूरब है। तो ये चारों की चारों पॉइंट आपको पता होने चाहिए। अगर आपके बाद आपको पूछे गए तो बोलेंगे इंदिरा जी को कॉल की थी ऊपर से और पॉइंट था कहाँ पर, दक्षिण में, अंडमान और निकोबार में। अच्छा, पश्चिमी जो बिंदु था पूरब, यहाँ को होता है, इस एरिया में पूरब है। पूर्वी जो बिंदु है वो कौन सा है, तो पूर्वी बिंदु है किबिथु या बलांगू। और ये कौन सा है, सर क्रीक या गोहार मोती क्या है, पश्चिमतम बिंदु। बहुत बार ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो आप गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। देखिए, आर्य समाज की जो स्थापना है वो बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ कि किसके द्वारा की गई थी। तो आर्य समाज की जो स्थापना है वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी। अब क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने कब की थी, तो आर्य समाज की स्थापना इनके द्वारा 1875 में की गई थी। इस बात को आपने याद रखना है। और इनके द्वारा एक नारा दिया गया था, वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदाज। बहुत बार पूछा जाता है
कि वेदों की और लोटो नारा किसने दिया, तो वेदों की और लोटो नारा जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। अच्छा, स्वामी विवेकानंद की या नाम यहाँ पे दिया है, तो इनके द्वारा 1897 में क्या किया गया था, तो इनके द्वारा 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। इस बात को आपने याद रखना है। ऑप्शन में राजा राम मोहन राय दिया, तो राजा राम मोहन राय इनके द्वारा जो है वो क्या क्या किया गया था, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है वो 1828 में एक तो इन्होंने ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। तो सीधा क्वेश्चन आता है कि ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की, तो ब्रह्मा समाज की जो स्थापना है वो 1828 में की गई थी। दूसरा आपको याद रखना है कि ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 में की गई थी। और दूसरी बात जो आपको याद रखनी, इन्हीं के द्वारा ही वेदांत कॉलेज, तो वेदांत कॉलेज की स्थापना भी इन्होंने की थी। और साथ में जो वेदांत कॉलेज के अलावा इनका आत्मीय सभा, कौन सी सभा भाई, आत्मीय सभा, तो वेदांत कॉलेज और आत्मीय सभा की जो स्थापना है वो किसने की थी, तो वेदांत कॉलेज और आत्मीय सभा की जो स्थापना है वो 1800, जो वेदांत कॉलेज है उसकी स्थापना जो वो भी 1815 में की थी, वेदांत कॉलेज की 1825 में, और जो आत्मीय सभा है उसकी 1815 में किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने की थी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हर हर महादेव। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश। हर हर महादेव टू ऑल स्टूडेंट्स।